Hello students, today we shall study managerial economics। हमने पहला जो आपको वीडियो दिया था वो इंग्लिश वर्जन था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसका हिंदी वर्जन भी दिया जाए, इसलिए आज हम आपको जो पहला वीडियो दिया गया था आज हम उसका हिंदी वर्जन में लेक्चर दे रहे हैं। इसका आप देखें और समझें, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है उन्हें आप हमें कमेंट से बताएं या क्लास में आप सॉल्व करें। सबसे पहला जो इसका इंट्रोडक्शन है वो यह है कि हम ये देखते हैं कि इसके 3 वर्ड्स हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, ये 3 शब्द हैं। इन सब 3 शब्दों में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, हमको इनका अंतर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इकोनॉमी क्या है? एक अर्थव्यवस्था है जो हर देश में होती है। इकोनॉमी ही किसी देश की अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिससे हमें उस देश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि देश विकसित है या विकासशील है या अविकसित है। इसको जानने के लिए हमें उस देश की इकोनॉमी को देखना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमी है क्या है। हमने इसमें लिखा है, इट इज ए सिस्टम ऑफ शोइंग एग्जिस्टेंस व्हाट दे आर। किसी देश में किन चीज़ों की चीज़ें होना चाहिए, वहाँ व्यवस्थित होनी चाहिए, उस देश में उपलब्ध होनी चाहिए। तो हम देखते हैं उस देश में वेल्थ कितना है, उस देश की वेल्थ की पोजीशन क्या है। वेल्थ अधिक होगा तो उस देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी, और इनकम जब ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा होगा। वेल्थ से मेरा अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो हम उत्पादन के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी जिनकी आर्थिक मूल्य होता है, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो सारी चीज़ें वेल्थ कहलाती है। तो हम ये देखते हैं कि उस देश की वेल्थ की कंडीशंस क्या है, वेल्थ की पोजीशन क्या है। किसी देश में बहुत सारी खाने हैं, वन संपदा है, खनिज है, उस देश में वर्किंग पॉपुलेशन है, तो ये उस देश का धन है। उस देश में पशु है, जल स्रोत अच्छे हैं, तो ये उस देश के धन में आते हैं। दूसरा, उस देश के रिसोर्सेज कितने हैं कि कोयला वगैरह, बिजली का उत्पादन कैसा हो रहा है, आदि आदि। एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है कितना है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो देश अच्छा है, यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो देश खराब है। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के बारे में हम जानते हैं, यानी घरेलू स्थिति कैसी है, गृहस्थी लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनकी आय के स्रोत क्या है, वो कितना खर्च करते हैं, वो अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, जिनको गृहस्थी बोलते हैं, वो अपने साधनों को बेचते हैं और उसकी कीमत लेते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं। तो वो खर्च भी करते हैं और आय भी प्राप्त करते हैं। आय कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने साधनों को बेचकर। और उपभोग कैसे करते हैं? साधनों को खरीद कर। तो ये हाउस होल्ड। फर्म्स क्या करते हैं? फर्म्स साधन खरीदती है हाउस होल्ड से और प्रोडक्शन बेचती है हाउस होल्ड्स को। तो वो हाउस होल्ड्स को देती भी है और हाउस होल्ड से लेती भी है। इसी तरह से हाउस होल्ड्स फर्म्स को देते भी हैं और फर्म से लेते भी हैं, दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारे उस देश का बजट कैसा है, गवर्नमेंट बजट कैसे पास करती है, बजट की स्थिति क्या होती है और बजट उस देश के लिए कितना तरक्की प्रगतिशील होता है। उस देश की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति क्या है। जिस देश में मुद्रा ज़्यादा होगी उस देश में महंगाई ज़्यादा होगी, मुद्रा प्रसार ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक उस देश में महंगाई ज़्यादा होगी, और जिस देश में मुद्रा प्रसार कम होगा यानी अविस्फीति होगी तो उस देश में मंदी ज़्यादा होगी, रोज़गार कम मिलेंगे।
इन्वेस्टमेंट कम होगा, उद्योग धंधे कम लगेंगे या उनका विकास कम हो पाएगा। इसलिए किसी भी देश में यदि इन्फ्लेशन अच्छा है, या बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस एवरेज में है, तो उस देश में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हर देश डिफ्लेशन से, अविस्फीति से बचता है कि उस देश में मुद्रा अविस्फीति नहीं हो। ये हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी हम बताता है। नेक्स्ट, इकोनॉमी के टाइप्स कौन से होते हैं? इसके 3 टाइप्स हैं मुख्य रूप से, जो आज वर्तमान में हम देखने को मिलते हैं। नंबर 1, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जिस देश में उपभोक्ता को संप्रभु माना जाता है, कंज्यूमर को, कि फर्म के लिए कंज्यूमर भगवान है। सारी फर्म कंज्यूमर्स पर ध्यान देती है कि उसकी मांग क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार वह उत्पादन का निर्णय लेती है। इसको हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें सरकारें, उस देश की सरकारें इकोनॉमी के क्षेत्र में कम से कम डिस्टर्ब करती है, उनका कम से कम हस्तक्षेप होता है, मार्केट खुला रहता है, फर्में खुली रहती है, वो देश के उपभोक्ताओं की इच्छाओं को देखकर, मांग को देखते हुए उत्पादन करने का निर्णय लेती है। फर्म ये निर्णय लेती है कि इस वस्तु के उत्पादन से हमें अधिक मुनाफा होगा और ये वस्तुएं जल्दी बिकेगी, उपभोक्ता इसे पसंद करेंगे, वो वही निर्णय लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे कैपिटलिज्म पैदा हो जाता है, एक कैपिटलिज्म की स्थिति होती है, इसको कैपिटलिज्म स्टेज बोलते हैं। तो ये उन देशों में होता है जहाँ मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन होता है। दूसरा है कि जहाँ पर कमांड बेस्ड प्रोडक्शन हो, वहाँ सरकारें उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। सरकार निर्देश देती है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कौन सी वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार वेलफेयर में विश्वास करती है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचे, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। इसलिए सरकार ये तय करती है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करने से जनता का कल्याण होगा। इसलिए वो तमाम फर्मों को ये निर्देश देती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और इनका वितरण जनता में आसानी से किया जाए। इसलिए यह निर्णय लेने का कार्य सरकारें करती है या जनता समूह करता है। इससे जो भी डिमांड होती है वो सबकी पूरी होती है। इसमें संप्रभु उपभोग नहीं, संप्रभु भगवान नहीं होता है, संप्रभु भगवान नहीं होता, बल्कि वह एक उपभोक्ता रहता है या निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अवस्था को हम सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म कहते हैं, जैसे रसिया है, चाइना है, इस तरह की इसमें आती हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है? जिन देशों में ये दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती हो, मार्केट बेस्ड और कमांड बेस्ड, यानी कुछ उत्पादन क्षेत्र ऐसे होते हैं जिस पर मार्केट बेस्ड होता है, जिन पर पूंजीपतियों को स्वतंत्रता दे दी जाती है कि आप उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी मांग को देखते हुए उत्पादन करें। कुछ अनिवार्य क्षेत्र होते हैं जिनमें सरकार खुद निर्देश देती है कि इनका उत्पादन खुले रूप से नहीं किया जाएगा, निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे रेल हैं, मुद्रा है, सड़कें हैं, जो जनता की सेवा से जुड़ी हुई है, जनता के कल्याण से जुड़ी हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें सरकार द्वारा नियंत्रित की जाएगी। सरकार ये समझती है कि ये क्षेत्र जनता के मार्केट बेस्ड नहीं होकर कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपने पास ले लेती है और उस पर नियम बनाकर निर्णय लेती है कि इसका उत्पादन किया जाए। तो हम बहुत से क्षेत्र ऐसे देखते हैं जो आज सरकार चला रही हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो पूंजीपति चला रहे हैं। जो पूंजीपति चला रहे हैं वो कैपिटलिज्म में आता है, जो सरकार चला रही है वो सोशलिज्म में आता है। इसलिए दोनों व्यवस्थाएं हमारे देश में देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो वह है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि इकोनॉमी 2 तरह की होती है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण हो चुका है और एमएनसी हाउसेज हो गए, यानी एक देश की दुकानें अब सारे देशों में,
एक देश का व्यापारी अपनी दुकानें सारे देशों में खोल सकता है। एक देश का नागरिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी देश की वस्तुओं को अपने देश में खरीद सकता है, अपने शहर के बाजार में खरीद सकता है। इसको हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि आज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, पूंजीपति हैं, वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी देश में जाके अपने धन का इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी आय का इन्वेस्ट कर सकते हैं, वह उद्योग लगा सकते हैं, वह विनियोग कर सकते हैं। और एक देश का व्यक्ति किसी भी देश की बनी हुई वस्तुओं को अपने देश में आसानी से खरीद सकता है। इस तरह से आज वैश्विक बाजार बन चुका है, इसको बोलते हैं। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पूरी तरह छूट है। एक देश दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है, अपने देश में उत्पादित माल को भेज सकता है, दूसरे देशों से उत्पादित माल को मंगवा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है। दूसरा है क्लोज्ड इकोनॉमी। ये अब इस अर्थव्यवस्था का जमाना जा चुका है, समय खत्म हो चुका है। कुछ देशों में, एक दो देशों में ये व्यवस्था आज भी देखी जाती है। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वो उस देश के लोगों को, फर्मों को ये निर्देश होता है कि अपने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादन करें और अपने उत्पादित माल को अपने देश में ही खपत करें, उनका वहीं वितरण करें। और देश के लोगों को भी निर्देश होता है कि देश में उत्पादित माल का ही उपभोग करें। वो उस देश में उत्पादित माल का निर्यात नहीं किया जाता है और दूसरे देशों से आयात नहीं किया जाता है। इसलिए देश विकसित नहीं हो पाते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। ये हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी एक बहुत ऐसी व्यवस्था है जो हमें उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। दूसरा है इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। ये एक सामाजिक विज्ञान है। ये कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान इसलिए है कि इसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, इसकी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट हैं, वो फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। और कला इसलिए है कि इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय बड़ा कलात्मक ढंग से लिए जाते हैं और हम कम रिसोर्स होते हुए भी, हमारी रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी हम अनलिमिटेड अपनी डिजायर्स को पूरा करते हैं। ये कला है। कला क्या होती है कि हम कम साधनों में अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर लें। इसलिए इकोनॉमिक्स एक विज्ञान होने के साथ साथ एक साइंस भी है, इसलिए इसको कहा एक सोशल साइंस है। दूसरा, ये हमें इकोनॉमिक्स इस बात का प्रयास करता है कि हमारी जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनको हल किया जाए। ये इकोनॉमिक्स हमें बताता है, इसलिए ये इकोनॉमिक्स में आता है, अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट, इस इकोनॉमिक्स में हम जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं प्रोडक्शन का, करते हैं कि एक देश में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कब किया जाए, किसके लिए किया जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज आप देखते हैं कि हम भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अधिक आय श्रेणी में आते हैं। अधिक लोग वो हैं जो मध्यम श्रेणी के, और बहुत उससे कम है निम्न श्रेणी के लोग। तो आज मध्यम श्रेणी के लोगों को किस तरह की आय चाहिए उसका निर्णय है, किस तरह की वस्तुएं चाहिए उसका निर्णय है। इतनी कीमती भी नहीं हो कि मध्यम श्रेणी का व्यक्ति खरीद नहीं सके, और इतनी सस्ती भी नहीं हो कि उसको वो बार बार खरीदनी पड़े। तो आज जो उत्पादन किया जा रहा है वो तीनों श्रेणियों को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि कौन सी श्रेणी के उत्पादन में हमको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। इसलिए उत्पादक अपने उत्पादन का निर्णय उपभोक्ताओं की श्रेणी को देखते हुए, उत्पादन की क्वालिटी को देखते हुए करता है। इसलिए ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। डिस्ट्रीब्यूशन दो बातें आती हैं कि जब उत्पादन होता है तो उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है, उस आय का यदि न्यायोचित ढंग से वितरण नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। भूमि को या तो किराया दिया जाता है, लगान दिया जाता है। सारी भूमियों को एक जैसा किराया लगान नहीं दिया जाता है। जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है उसका लगान या किराया अधिक होता है, जो भूमि अनुपजाऊ होती है उसका किराया लगान कम होता है। तो वो उसकी उर्वरता पर निर्भर करती है कि उसका जो रेवेन्यू होगा वो कितना दिया जाए। दूसरा है, उत्पादन में श्रम लगता है, श्रम को वेजेस दी जाती है।
अब श्रम में उत्पादन में दो तरह का श्रम लगता है, कुशल और अकुशल। तो कुशल श्रम है उसको वेजेज दी जाएगी। कौन सी वेजेज? जिसको वास्तविक रियल वेजेज, वास्तविक मजदूरी कहा जाए। वास्तविक मजदूरी का अभिप्राय है कि उसको नगद वेतन के साथ साथ उसको कुछ सुविधाएं भी दी जाए, जैसे छुट्टियों की सुविधा, कपड़ों की सुविधा, आवास की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, इस तरह की सुविधा और दी जाए। कुछ वेजेज ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनका अकुशल होते हैं, उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मजदूरों को जो है केवल कैश वेजेज होती है, नगद वेतन दिया और छुट्टी, उसके बाद कल आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, दूसरे लेंगे। तो यहाँ पर ये निर्णय किया जाता है कि इस पर होती है, इस स्किल्ड वेजेज की वेटेज ज़्यादा होती है, इन अनस्किल्ड की कम होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ इस तरह से होता है लेबर्स में। तीसरा होता है कैपिटल। उत्पादन में कैपिटल की अहम भूमिका होती है। कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट होती है मैनेजर्स की। मैनेजर्स सारे प्लान करते हैं उत्पादन का। मैनेजर्स की भूमिका होती है कि उत्पादन के जो रिसोर्सेज हैं उनको उनका चयन करें और उन साधनों को आवंटन करें कि श्रम कितना लगेगा, भूमि कितनी चाहिए, पूंजी कितनी लगनी चाहिए, उत्पादन कितना होना चाहिए, उत्पादित माल को कैसे बेचें, नया माल कौन सी आवश्यकता है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये सारे के सारा काम है मैनेजर्स का, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर्स, साहसी उद्यमी, क्योंकि उद्यमी नहीं होंगे तो उत्पादन ही नहीं होगा। उद्यमी साहस बर्दाश्त करता है, उत्पादन की जोखिम को झेलता है। यदि उसे मुनाफा ज़्यादा होता है तो इन सब का चारों को देने के बाद भूमि को लगान दे देगा, पूंजी को ब्याज दे देगा, श्रमिकों को मजदूरी दे देगा, प्रबंधन को वेतन दे देगा। इसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, उत्पादन के साधनों में जो हाश होगा उनको काटकर जो कुछ बचेगा वो उस उद्यमी का होगा, जिसको हम लाभ कहते हैं, लाभ या हानि। तो ये उत्पादन न्यायोचित ढंग से होना चाहिए, ये वितरण न्यायोचित ढंग से होना चाहिए, ये अर्थशास्त्र करता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज कैसे होगा? जिस देश में वस्तु हम उत्पादक वस्तु बेचता है, उपभोक्ता वस्तु खरीदता है, अब ये वस्तु खरीदे कैसे, बेचे कैसे? तो इसके दो तरीके हैं, एक मुद्रा विनिमय और एक वस्तु विनिमय। जिन देशों में मुद्रा विनिमय यानी पैसा देकर, रुपया देकर, डॉलर देकर वस्तु खरीदते हैं उसको मुद्रा विनिमय कहते हैं। और जिन देशों में मुद्रा की स्कैर्सिटी होती है, बहुत कमी होती है, लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो वस्तु देकर वस्तु खरीदते हैं, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। ये वो देश होते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं, जहाँ मुद्रा का प्रचलन बहुत कम होता है, तो यहाँ विनिमय पर भी हम ये ध्यान देते हैं। कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम पढ़ देखते हैं, देश की जीडीपी के बारे में देखते हैं, मार्केट्स कैसे हैं, कौन कौन सी मार्केट्स हैं। आप जानते हैं मार्केट तीन तरह के हैं, अल्पकालीन होते हैं, कुछ दीर्घकालीन होते हैं, कुछ मध्यकालीन होते हैं। तो दीर्घकालीन मार्केट वो होते हैं जिनमें वस्तुएं स्थायी रूप से बेची जाती है, सोने चांदी, इनके जो मार्केट होते हैं स्थायी होते हैं। और जैसे सब्जी दूध वगैरह के मार्केट होते हैं वो बहुत अल्पकालीन होते हैं, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए लगते हैं। और कुछ मध्यम मार्गीय होते हैं जिनमें वस्तुएं कुछ समय के लिए चलती हैं, कुछ समय उनका उपयोग करते हैं, उसके बाद वो खराब होती है, जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल्स हैं, कपड़े हैं, ये इस तरह के मार्केट होते हैं। मार्केट में किस तरह की फर्म है? मार्केट में किस तरह की फर्म है? पूर्ण प्रतियोगिता की है या एकाधिकार है या अल्पाधिकार है? पूर्ण प्रतियोगिता उसे कहते हैं जिस बाजार में क्रेता विक्रेताओं का प्रवेश स्वतंत्र होता है। आप जाइए बाजार में, वस्तुओं का स्टॉक खरीदिए और आप दुकानदार बन जाइए, आप व्यापारी बन जाइए, उनको बेचिए। आप पैसे लेकर चाहिए, सामान खरीदिए, आप क्रेता हो जाइए, आप विक्रेता हो जाइए। आप दोनों रूप से आप क्रेता बन रहे हैं तो आपके लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, आप विक्रेता बन रहे हैं तो कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। पैसा होना चाहिए, सामान खरीदो फिर उसको बेचो। ये कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं प्रतियोगिता पर चलती है मांग और पूर्ति के आधार पर। यदि मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है तो स्वाभाविक है वस्तुएं महंगी होगी। यदि पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है तो स्वाभाविक है वस्तुएं सस्ती होगी। और जब दोनों एक साथ मिल जाती है, एक स्तर मिल जाती है, वहाँ कीमत का निर्धारण होता है।
अल्पाधिकार उसको कहते हैं कि जब कुछ चीज़ें बेचने का अधिकार केवल कुछ लोगों को दिया जाता है और वो लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनको हम कहेंगे अल्पाधिकार। जैसे दवाई विक्रेता है, इस तरह के बहुत से लोग। तीसरा है एकाधिकार, जिस व्यक्ति को उस वस्तु के उत्पादन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है वही कीमत निर्धारित करता है। कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा ये वही डिसीजन लेगा, कब बेचेगा ये वही डिसीजन लेगा, कितने में बेचेगा वही डिसीजन लेगा। ऐसे बाजार को हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, हीरो मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल, मारुति कार, ये सारे एकाधिकार बाजार हैं। इसलिए बाजारों में भी देखा बैंकिंग सिस्टम देश का कैसा है, बैंक में लोग कितना विश्वास करते हैं, बैंक उस देश के लोगों का कितना कल्याण करती है, बैंक लोगों से कैसे सेविंग को बढ़ावा देती है, लोगों कैसे सेविंग को बढ़ावा देती है, जो बैंकों में जमा पूंजी है उसका कितनी जन कल्याण में उपयोग किया जाता है, कितने वहाँ पूंजी निर्माण और होता है। क्योंकि बैंकों का काम है ग्राहकों से छोटी छोटी बचतों को सेविंग में लेना, पूंजी का निर्माण करना, बड़े व्यापारियों को बड़ा पैसा देना ताकि बड़े बड़े उद्योग धंधे लग सके और देश में बेरोजगारी मिट सके। इसमें बैंक अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए बैंक, जिस देश में बैंक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट सी बरतते हैं, लोगों को बैंकिंग से किसी तरह की तकलीफ नहीं है, उस देश में आर्थिक विकास बड़ी तेजी से होता है। नेक्स्ट, प्राइजेस और कॉस्ट, ये दो चीज़ें आपको देखनी है। प्राइजेस क्या होता है? कीमत। जिस किसी वस्तु पर, कमोडिटी पर जो चीज़ कीमत लिखी होती है जिस पर हम बेचेंगे वो होती प्राइस। और जिस वस्तु को बनाने में जो लागत लगती है उसको कहते हैं कॉस्ट। मूल्य और कीमत, मूल्य और कीमत में अंतर है। उस वस्तु को बनाने में जो लागत आती है उसको हम कॉस्ट कहते हैं, और उस लागत के अलावा जो दूसरी और लागत है, अदृश्य लागत है, उनको जोड़कर जो एक कीमत तय की जाती है वो उसकी प्राइस कहलाती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने एक वस्तु का निर्माण किया, एक किलो, ये मान के चलिए किसी व्यक्ति ने ये पेन बनाया। इस पेन को बनाने में, या कोई कुर्सी बनाई, कुर्सी में लोहा खरीदा, लोहा आया 200 रुपये का। उस लोहे को, कुर्सी को बनाने में लोहा केवल 200 रुपये का है। एक मजदूर लगाया, उसकी कीमत दी हमने 50 रुपये। इसके साथ उसमें वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया, वो आया 20 रुपये का। इसमें समय दिया, जो साहसी बनवा रहा है वो भी उसकी 50 रुपये। फिर बाजार में ले गए, लाने और ले जाने का किराया दिया, उसका प्रचार किया, ये सब जोड़ेंगे तो वो कुर्सी की जो हमारी कीमत आई, कॉस्ट आई, वो आई 700 रुपये। अब उस कुर्सी को चूँकि मुनाफा लेकर बेचेंगे, हम उसकी कीमत प्राइस रखेंगे 800 रुपये। कॉस्ट ही 700 रुपये और उसकी प्राइस 800 रुपये, तो ये 100 रुपये उसके बीच का जो है एक तरह से प्रॉफिट है जो प्राइस में आता है। नेक्स्ट आता है डिमांड, सप्लाई एटसेट्रा। डिमांड क्या होती है? मांग जिसको कहते हैं। मांग कहाँ से आती है? हर आदमी इच्छा रखता है, हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, इच्छाएं बहुत हैं लेकिन सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। उसमें से कुछ इच्छाओं को इच्छाएं रह के छोड़ देते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में वो हमारी जो है प्रभावी इच्छा होती है, लेकिन उस पर भी हम वस्तुएं नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसको खरीदने के लिए हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है, इसलिए हम, वो प्रभावी इच्छा होगी। अब इन इच्छाओं में भी एक हमारी चाहत होगी, हमारी बहुत ही जो प्रभावोत्पादक होगी, जिसको हम खरीदना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है, उसको भूख भी लग रही है और एक किताब भी चाहिए। किसी शहर में गया, उसके पिताजी ने 100 रुपये दिए कि लो बेटे परीक्षा दे के आए। उसे भूख लगी, खाना चाहिए, उसे किताब पढ़नी है, पेपर देना है। अब उसके पास दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव डिजायर है, इफेक्टिव वांट्स है उसकी,
क्या करें, जेब में हाथ देता है तो उसके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में क्या खरीदे। दुकानदार के पास जाता है, किताब वाले के पास जाता है तो प्राइस पूछता है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक, 100 रुपये। खाने की थाली की भाव पूछता है तो 100 रुपये। अब उसके पास 100 रुपये हैं और आवश्यकता इसकी 2 है। अब सवाल है, वो ये निर्णय लेता है कि मुझे किताब खरीदनी है या खाना खाना है। तो वो क्या करता है कि एक निर्णय लेता है कि मुझे परीक्षा पास करनी है, खाना पानी वानी और जहाँ भी हो गए के साधनों से अपनी भूख को मिटा लेगा, लेकिन परीक्षा उसके लिए चुनौती है, इसलिए वो किताब खरीदता है। 100 रुपये दे के किताब खरीदेगा और किताब पढ़ के परीक्षा देंगे। अब हमारे सामने 2 बातें हैं, उसकी इस स्थिति को देखते रहे, बताइए आप उसके लिए जो मांग थी वो खाना थी या किताब थी। हम कहेंगे उसकी मांग थी किताब, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स था, जो धन था, जो पैसा था, वो उसने किस पर खर्च किया, किताब, तो उसकी मांग होगी। तो हम ये कहेंगे कि हमारी इच्छा हो, प्रभावी इच्छा हो, इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन हो, उन संसाधनों को हम कहाँ त्याग करते हैं, उनका त्याग कहाँ करते हैं, किस पर खर्च करते हैं, वो हमारी मांग होती है। जिस पर खर्च नहीं करते वो हमारी प्रभावी इच्छा बन के रह जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा इस इकोनॉमिक्स का फैक्टर है जिस पर सारी इकोनॉमिक्स निर्भर करती है। दूसरी होती है सप्लाई, पूर्ति। पूर्ति का एक सीधा सा सिद्धांत है कि पूर्ति अधिक है तो और मांग कम है तो वस्तुओं की कीमत कम होगी। मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, वस्तुओं की कीमत कम होगी। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है तो वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। मांग में उल्टा सिस्टम है कि पूर्ति में सीधा सिस्टम है। मांग का नियम यह है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन पूर्ति में कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है। यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों के जो नियम हैं, दोनों के जो लॉ हैं वो विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो हमने देखा ये हमारी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स 2 तरीका होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इंडिविजुअल, मैं एक व्यक्ति की आय के बारे में जानता हूँ, मैं एक फर्म के उत्पादन के बारे में, वितरण के बारे में, इसकी बिक्री के बारे में यदि डाटा इकट्ठा करता हूँ तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और मैं सारे फर्मों के बारे में जानूँ तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एकल अध्ययन माइक्रो कहलाता है, सामूहिक अध्ययन मैक्रो कहलाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी गली में होके जा रहे हैं और हर एक घर को देख रहे हैं, हर घर की कंडीशन को देख रहे हैं, तो हमारी माइक्रो स्टडीज हो रही है। लेकिन हम ऊपर उठ करके हेलीकॉप्टर से यदि किसी पूरी कॉलोनी को, किसी पूरे सेक्टर को देख रहे हैं तो हमारा मैक्रो स्टडी होती है, सामूहिक रूप से देखते हैं। तो ये दोनों अध्ययन इसमें शामिल है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है इसका, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, इकोनॉमिक्स की 2 पोजीशन है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। व्हाट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक? पॉजिटिव का मतलब व्हाट इज, क्या है, आज क्या है, हमारे रिसोर्स कितने हैं, इस रिसोर्स कितना उत्पादन है, लोग कैसे हैं, लोगों की आय क्या है, हमारा बजट क्या है, ये पॉजिटिव पोजीशन है। क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, जब ये दिमाग में आता है वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। वो नॉर्मेटिव, क्यों नॉर्मेटिव हमें आगे की ओर ले जाता है, यह है, यह होना चाहिए। आज हमारे मान लीजिए स्कूल में, हम कॉलेज में मान लीजिए, हम मानते हैं कि हमारे 500 विद्यार्थी हैं और हमारे पास कमरे इतने हैं कि 1000 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, हमारे संसाधन इतने हैं कि हम 1000 विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। तो क्या है इसमें, पॉजिटिव है 500, नॉर्मेटिव होंगे 1000। तो हमें नॉर्मेटिव को स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हम आगे तरक्की की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा इकोनॉमिक्स। अब लास्ट आता है हमारा
जो हमारे आता है, जिसको हमारे कोर्स में है, ये तो मैंने आपको स्टडी इसलिए कराई कि इसी बेस पर ये हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पहुंचेंगे। इसकी जानकारी कम होगी, इसकी टर्मिनोलॉजी हमको नहीं आएगी, तो हम इस टॉपिक को पकड़ नहीं पाएंगे। व्हाट इज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, थ्योरी है, उसको रियल बिजनेस प्रैक्टिस से पाटा जाता है। उन दोनों के मध्यस्थ को, रियल प्रैक्टिस को हम बांटते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स। ये जो मैनेजर इकोनॉमिक्स हमें क्या देता है, ये हमारे जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि मैनेजर इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इसमें मैनेजर्स आते हैं। ये मैनेजर्स क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक की जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसके टूल्स का प्रयोग करते हैं, उसके टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, और वो एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है, वो हमें मैनेजर्स को टूल्स और टेक्निक दे करके उन्हें इतनी समर्थ बनाते हैं कि वो एक अपने आप में निर्णय लेने के लिए सक्षम बन जाते हैं। वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के द्वारा ही संभव है। हम देखते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे बनती है। इसमें इकोनॉमिक थ्योरी, प्रिंसिपल, कंसेप्ट प्लस बिजनेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव पॉसिबल। उस देश में जितने भी अल्टरनेटिव पॉसिबल्स हैं हमारे रिसोर्स के, उनमें सबसे बेस्ट हम अल्टरनेटिव चुने और उसको प्रोडक्शन में लगाएं। ये बेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं, हमारे पास उत्पादन करने के लिए दो संसाधन है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो है। एक हमारे पास कोयला है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। कोयला हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। धन की वो संपदा होती है, सीमित संपदा, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते। प्रकृति ने जितना दिया उतना ही रहेगा। इसलिए इसको यूज करने के लिए, इसका यूटिलाइजेशन के लिए हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हमारे पास कोयला तो उस समय यूज किया जाए जब हमें इमरजेंसी हो, देश में कोई भारी संकट आ गया हो, तब हम कोयला का प्रयोग करें। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही कि खूब पानी आता है, पानी से हम बिजली पैदा करते हैं, इसको अधिक पैदा करें। अब तो सोलर भी आ गए, सोलर ऊर्जा भी आ रही है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कोयले को हम बचा के रखें, उसकी जगह हम दूसरा जो उसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको प्रयोग करें और उत्पादन कार्य में लगाएं। ये हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव यूज होगा। तो हम इसी को कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। थैंक यू।